अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। क्या हुकूमत के लिए अपोजिशन की तहरीक का खतरा टल गया है? पहले मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ जारहाना सियासत के साथ एक पेज पर थे, मगर अब खबरें आ रही हैं कि आसिफ जरदारी दोनों पर भारी हो गए हैं अपोजिशन की तहरीक को लेकर। क्या अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक पेज पर हैं और क्या मौलाना तनहा रह गए हैं? इस हवाले से अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हुकूमत का मानना है कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो गई है। नया साल मुआशी तरक्की और बेहतर कारकर्दगी का साल होगा, जबकि अपोजिशन चंद माह में हुकूमत को जाता देख रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास की सरबराही करते हुए कहा कि पीडीएम फारिग हो चुकी, अपनी मौत आप मर रही है, हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। अपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है, जो नहीं दूंगा। कमजोर मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया है। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने पर और डिलीवरी पर तवज्जो होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि 31 जनवरी तक वजीर आजम इज्जत से चले जाएं, वरना अवाम कोई और फैसला करेगी। जहां अपोजिशन डेडलाइन दे रही है, वहीं लॉन्ग मार्च की तारीख पर कंफ्यूज भी नजर आ रही है। पहले कहा गया कि जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, फिर कहा कि फरवरी के आगाज में लॉन्ग मार्च होगा, जबकि आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों की सहूलत और मौसम को देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। पीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है, लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख के किया जाएगा। इस्तीफे होंगे इंशाअल्लाह 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह आवाम कोई और फैसला करेगी। अब अहम बात यह है कि आसिफ अली जरदारी अपनी जमात को लेकर वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं कि ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, धरना नहीं दिया जाएगा। और अब खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इस मामले पर एक पेज पर हैं। तो क्या मौलाना फजल रहमान तनहा रह गए हैं? सेनेट इंतखाबात का उन्होंने ऐलान नहीं किया, मगर साथ में बाई इलेक्शन का ज़रूर ऐलान किया। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी और साथ ही सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, क्या वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस दुरुस्त है अब कि ये पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप मर गया है, अब इनसे हमें कोई ख़तरा नहीं है? मेरा ख्याल है कि किसी हद तक उनका ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि फ़ेज़ 1 जो था इस तहरीक का वो कामयाब नहीं हो सका, और लैतो लाल और गो मगो ने जो इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च का जो मामला था, धरने का मामला था, उसको पोस्टपोन कर दिया है। इसलिए लगता है कि इस फेज़ में जो हुकूमत को भेजने का मंसूबा था वो कामयाब नहीं हुआ, और किसी हद तक इमरान खान ये सोचने और समझने में हक बजानिब है कि पीडीएम का ये वार जो है ये नाकाम साबित हुआ है। साफ़ी साहब, आपने ट्वीट किया कि आसिफ जरदारी साहब सब पर भारी हो गए हैं, और क्या ये जो तासुर है आपकी ट्वीट से दुरुस्त है कि, और क्या मौलाना भी ये समझ रहे हैं अब कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक पेज पर आ गए हैं और मौलाना तनहा रह गए? नहीं, देखिए, मौलाना तो तनहा तब रह जाएंगे कि जब पीडीएम टूट जाएगा। तो पीडीएम तो न टूटा है और न टूटने का उसका मुस्तकबिल करीब में कोई ख़तरा है। और ये जो जरदारी साहब का बयानिया बारी हो गया या जरदारी साहब बारी हो गए, तो उसकी वजह भी यही है कि मौलाना ने और कौम परस्त जमातों ने पीडीएम को एक रखने की खातिर उनके बयानिए को तस्लीम कर लिया और एक कंप्रोमाइज़ कर ली। दूसरा, मैंने जो ट्वीट की थी तो उसकी बुनियाद ये थी कि देखें, एक तो अब ये हो रहा है कि नज़रिया और उसूल और इनकलाबियत वो बीच से बिल्कुल ख़त्म हो गया, और पीडीएम ने भी जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का तरीक़ा रहा है कि प्रैक्टिकल और पावर पॉलिटिक्स किया जाए, तो वो उसकी तरफ आ गए। जरदारी साहब और इन सब ने ये दबाव बढ़ा दिया, और जरदारी साहब ही से फिर राब्ते वग़ैरह हो गए। तो उसके नतीजे में, यानी ये कोई बच्चे तो नहीं थे, ये क्या इनको ये पता नहीं था फिर इनमें और इमरान खान में क्या फ़र्क है कि जनवरी में सर्दी होगी या नहीं होगी, इस्तीफ़े हम देंगे तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, या सेनेट का इलेक्शन आ रहा है। ये सारी चीज़ें तो पहले से इनके इल्म में थी। तो जरदारी साहब का फिर ये रास्ता उन्होंने अपना लिया उन राब्तों के नतीजे में कि अपना सिंध हुकूमत भी बचा लिया, बाकी चीज़ें भी कर ली,
और वो ये कह रहे थे कि कन्फ्रंटेशन की बजाय या सिस्टम से निकलने की बजाय हमें सिस्टम के अंदर रह के अपने मकासद पूरे करने चाहिए। तो ये बात फिर नवाज़ शरीफ साहब भी नहीं मान रहे थे। अब नवाज़ शरीफ साहब ने भी उनके साथ वो बात मान ली है और फिर उन दोनों की खातिर पूरे पीडीएम को वो बात माननी पड़ी। तो एक लिहाज से ये शायद उनके लिए फ़ायदे की सियासत हो सकती है, और लेकिन अब उसूल और इनकलाबियत जो है वो सिर्फ नाम के हद तक होगी। बड़ाई साहब, आप ये बताइएगा कि जो जरदारी साहब की लॉजिक है सिस्टम में रहना, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना, ज़ाहिर है पीडीएम के इजलास से पहले ही पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की कमेटी के इजलास के बाद ये अनाउंस कर दिया था। आपको इसमें मंतक और मसलियत नज़र आ रही है कि हाँ जी ये दुरुस्त रास्ता है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, या फिर ये जो तासुर है कि जी कोई बैकडोर राब्ते हैं, डील है, उसी की वजह से किया जा रहा है, या कोई मंतक है, सियासी मंतक और मसलियत आपको नज़र आती है इसमें? देखें, डेफिनेटली कोई ना कोई राब्ते तो ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे इसमें सियासी मंतक भी और मसलियत भी नज़र आती है। मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि उनका ये रास्ता दुरुस्त है। ये आखिरी बाजी लगाकर जुआ खेलना मुनासिब नहीं था, उसकी बजाय अपनी स्टेक्स को कंट्रोल में रख के अगले को चैलेंज करना ज़्यादा मुनासिब है। अगर ये सिंध हुकूमत दे दें तो इनकी जगह लेने के लिए, जरदारी साहब की जगह लेने के लिए, पीपल्स पार्टी की जगह लेने के लिए उनके मुखालफिन तैयार बैठे हैं और फिर उन्हें अगले इलेक्शन में भी नहीं आने देंगे। मेरा ये ख्याल है कि जरदारी साहब की अगली तजवीज़ ये होगी कि वो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर पहले नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, और उसके लिए वो नवाज़ शरीफ को कायल करेंगे जब भी उन्हें मौका मिला कि वो परवेज़ इलाही को कैंडिडेट बनाएं और परवेज़ इलाही को कैंडिडेट बना के फुल सपोर्ट करें। तो अब ये कब इनिशिएटिव होगा ये नहीं मुझे पता। सिस्टम के अंदर से वो इन्हें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, उनकी हिकमत अमली ये है। ज़ाहिर है ये इस हिकमत अमली में मसलियत भी है, इस हिकमत अमली में मफामत भी है, इसमें अपना फ़ायदा भी है, क्योंकि इस्तीफ़े देने से ज़ाहिर है उन्हें एक नुकसान होना था, सिस्टम से निकल जाना था, मुकम्मल अपोजिशन में चला जाना था। लेकिन इसके बावजूद इसमें एक सियासी मंतक ज़रूर मौजूद है कि ख़ुद सब कुछ हारने की बजाय दूसरे को हराने की कोशिश की जाए, सिस्टम में उसको शिकस्त दी जाए और उसकी और फ़ौज की लड़ाई कराई जाए, बजाय इसके कि ख़ुद सबसे लड़कर आप अलग थलग होकर बैठ जाए। मगर भाई साहब, ये जो फिर सिस्टम बदलने की भी जो बात करती है पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, अगर सिस्टम के अंदर से ही तब्दीली लानी है जिसका तरीक़ाकार नो कॉन्फिडेंस मूव हो सकता है, उसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत के इत्तेहादियों को हुकूमत के ख़िलाफ़ करना पड़ेगा। अब काफ लीग हो, GDA हो, MQM हो या बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, ये सारे अपने फ़ैसलों का ऐलान तो कर सकते हैं मगर फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। तो जिस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं वो उस सिस्टम का हिस्सा बन के ही फिर ये काम कर पाएंगे जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। देखें शाहजेब साहब, जो पाकिस्तान में अमूमी तब्दीली का तरीक़ाकार है वो तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की आपस में इख्तलाफ होता है, अपोजिशन उससे फ़ायदा उठाती है। ये एक अमूमी तरीक़ाकार रहा है और मेरा ख़्याल है कि जरदारी साहब भी यही चाहेंगे कि यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। दूसरा इनकलाबी तरीक़ाकार है, जिस तरफ हमारे फाज़िल दोस्त साफ़ी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप इस्तीफ़े दे दें, आप जाके धरना दे दें, आप लॉन्ग मार्च में जाके बैठ जाएं, अपनी कश्तियां जला दें और फिर इंतज़ार करें कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत में से कौन पहले गिरता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये इतना बड़ा रिस्क ना पीपल्स पार्टी लेने को तैयार है और ना ही नून लीग के प्रैग्मेटिस्ट जो हैं, जो मुफाहमत वाले दोस्त हैं, वो ये लेने को तैयार हैं। इसलिए दरमियानी रास्ता यही है कि सिस्टम को के अंदर से इनकी लड़ाई करवाई जाए हमेशा की तरह और इस तरह से हुकूमत को खोखला किया जाए। साहब साहब, पीपल्स पार्टी को ये यकीन दिलाने की जिम्मेदारी तो नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान की थी कि अगर आप इस्तीफ़े देंगे, सिंध हुकूमत छोड़ेंगे, तो उसके नतीजे में यकीनी बात है कि अगले इलेक्शन होंगे। अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत होती तो नून लीग ने कौन सा ऐसे ही छोड़ देनी थी। तो वो यकीन दहानी आगे से नहीं मिली है, इसीलिए जरदारी साहब भारी हुए ना। अगर यकीन दहानी करा देते कि हाँ जी आप इस्तीफ़े देंगे तो हुकूमत जाएगी ही जाएगी, तो फिर शायद इस्तीफ़े आ जाते। एक शाहजेब आपके जवाब से पहले मैं एक वजाहत कर लूँ।
हमारे सुहेल वड़ाई साहब तो उस्ताद भी हैं और हम इनके मुक़ल्लिद भी हैं इस हवाले से, बल्कि मुक़ल्लिद बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कभी यानी उनको इनकलाबी रास्ता अपनाने की मैं तजवीज़ नहीं कर रहा, बल्कि हम तो हुकूमत में भी ये कह रहे थे नवाज़ शरीफ साहब से कि भाई ये पंगे ना लो, आपकी जमात इस काम के लिए बनी नहीं है और ना आप उस हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं। और फिर उसके बाद भी पिछले सालों में इन्होंने जो कुछ किया, ये तो इन्होंने ख़ुद बैठ के इनकलाबी बनने का हमें तासुर दिया, बिलावल ने भी और मरियम नवाज़ ने भी। जो पहला अलामिया था अब वो भी पीपल्स पार्टी के बुलाए गए कॉन्फ्रेंस में तैयार की गई, जिस पे सब ने दस्तखत कर लिए। और फिर ये कि ना मुझसे मशवरा हुआ था ना सुहेल वड़ाई साहब से मशवरा हुआ था, तो इस्तीफ़ों के फ़ैसले पे भी इन्होंने ख़ुद दस्तखत किए। फिर ये जो डेडलाइन थे ये भी इन सब ने मुश्तरका दिए थे। तो ये हम अब इसलिए मैं कहता हूँ कि अब वो शायद फ़ायदे वाली सियासत कर रहे हैं और शायद अक़ल वाला रास्ता वही हो जो सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, लेकिन अखलाकी लिहाज से अब उनकी पोजीशन वही पीटीआई वाली हो गई। जिस तरह पहले उन्होंने धरने दिए थे, इस्तीफ़े दिए थे और फिर इमरान खान की क़यादत में सर झुका के उसी पार्लियामेंट में चले गए, तो अब उस लिहाज से पीडीएम भी सुन्नत इमरान को ताज़ा कर रही है अपने उन दावों से और नारों से और धमकियों से पीछे हट के। एक लिहाज से ये हिकमत अमली उनकी बेहतर हो सकती है। मौलाना साहब के साथ चूँकि 1 साल पहले ये काम हो चुका है, तो मौलाना साहब कहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो है जब तक इमरान खान को मुक़्तदिर हलकों की सरपरस्ती हासिल है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरदारी साहब की ये राय बन गई है कि शायद वो इमरान खान साहब मुल्क और मुक़्तदिर हलकों के लिए वो बोझ बन गए हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम भी इमरान खान वाला तरीक़ा इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट को अपना हमनवा बना के उनसे दूर करा दें। और फिर जब इन दोनों बयानियों के बीच में भी नवाज़ शरीफ साहब ने भी अल्टीमेटली जाके वो जरदारी साहब वाला बयानिया अपना लिया। अब एक स्ट्रेटजी उनकी ये भी हो सकती है कि जी मौलाना और महमूद ख़ान चकज़ई और ये लोग और किसी हद तक मौलाना ख़ुद मरियम भी सख्त बयानिया अपना के इदारों पे दबाव बढ़ाएंगे और जरदारी साहब अंदर से और शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप या ख़ुद मियां नवाज़ शरीफ साहब कुछ राब्तों के ज़रिए उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि ये रास्ता फ़ायदेमंद ज़्यादा हो और काबिल अमल ज़्यादा हो। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अखलाकी लिहाज से जो है वो अपने उससे हट भी गए और उस लिहाज से जिस तरह सुहेल साहब ने भी फरमाया कि उनका पहला मरहला या पीडीएम का जो तहरीक का पहला मरहला है उसकी नाकामी का और उसके पिट जाने का तस्वर भी आवाम में जाएगा। वड़ाई साहब, इस सब के नतीजे में ज़ाहिर जब एक इतनी बड़ी सारी जमातों का एक इत्तेहाद है वो अगर हुकूमत गिराने में नाकाम होता है तो ये इसके रिज़ल्ट में हुकूमत और ज़्यादा मजबूत होगी, इदारे और हुकूमत एक दूसरे के और करीब आएंगे, या फिर ये नाकाम भी होते हैं तो हुकूमत को ज़ख्मी कर देंगे आपके ख्याल में? देखिए, तहरीक जब भी कोई नाकाम भी हो तो उसके असरात तो ज़रूर पड़ते हैं। आपने पूरी तारीख़ में देखें कि जो तहरीक नाकाम भी हो उसके भी असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। तो बुनियादी बात तो यह है कि जवाबन पीटीआई क्या कर रही है, क्या वो डिलीवरी कर रही है, क्या वो उसने पिछले 2.5 साल में कोई ऐसे मंसूबे लगाए हैं जो आखिरी 2.5 साल में वो रिबन कटिंग करेगी, इफ्तिताह करेगी, कोई सेलिब्रेट करेगी अपने मंसूबों के मुकम्मल होने का? ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हम माजी की हुकूमतों में देखते रहे हैं कि वो पहले 2-2.5 साल डट के प्लानिंग करते हैं, अपने मंसूबे जो हैं उनको चलाते हैं और फिर आखिरी 2 साल या साल वो उसकी रिबन कटिंग करके नकाब कुशाई करते हैं, मंसूबे, मोटरवेज़, बिजली के कारखाने उनको मुकम्मल करते हैं। हमने नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा बड़ा मंसूबा बनाया हो, कोई ऐसा उसका विजन हो जिससे वो अपने आखिरी सालों में कोई डिलीवरी
का जो तासुर है वो पैदा कर सकें। और अगर डिलीवरी नहीं करेंगे तो ये जरदारी साहब के तीसरे साल की तरह होगा, मेमो गेट की तरह, कि जिस तरह मेमो गेट के बाद जरदारी साहब के जो 2 साल थे उसमें सारे फरीक थक कर बैठ गए थे, बेबस हो गए थे। लेकिन सबको पता था कि जरदारी साहब इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। फिर तहरीक इंसाफ का हाल भी वो होगा कि जब डिलीवरी नहीं करेगी, जब कोई विजन नहीं दे सकेगी, तो फिर सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार रह जाएगा कि कब इलेक्शन हो और कब नई जो हुकूमत है वो आकर मुल्क के अंदर कोई तब्दीली लाए। साफी साहब, अगर ये इतनी सारी जमातों का इत्तेहाद नाकाम होता है तो हुकूमत और ज़्यादा मजबूत नहीं होगी आपके ख्याल में? नहीं, एक तो ये कि वो नाकामी से मुराद क्या होगा। अब जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि अब धरनों और एहतजाज और जलसों के ज़रिए तो इमरान खान साहब नाकाम हो गए, लेकिन ख़ुद मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में जो दरार पड़ी उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से भी महरूम होना पड़ा और उसकी वजह से उनको जेल में जाना भी पड़ा। हालांकि उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस या इकनॉमिक इंडिकेटर वो इतने ख़राब नहीं थे। इसी तरह पहले अगर कोई हुकूमत गिरी भी है एहतजाजी तहरीकों के नतीजे में तो वो उन सूरतों में गिरती थी जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत है कि पीछे इस्टेब्लिशमेंट की शेह होती थी। तो मैं अमली सियासत के लिहाज से तो मुझे इस वक्त शायद जो रास्ता इन्होंने अपना लिया तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और ये ज़्यादा नतीजा खेज़ साबित हो सकता है, क्योंकि रीसेंट पास्ट में भी हमने देखा है कि इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बावजूद उस वक़्त की अवामी ताकत से उनको तो नहीं गिरा सके, लेकिन फिर जब वहाँ पे फासले उतने बढ़ गए तो नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। अब जरदारी साहब की भी यही कोशिश रहेगी और वो बाकी पीडीएम को यही समझा रहे हैं कि जी हमें इस मौका से इमरान खान साहब की हुकूमत की नाअहली से और जिस तरीके से वो बोझ बन गए हैं उससे फ़ायदा उठा के अपने आप को मुतबादिल के तौर पर पेश करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में उनकी हुकूमत के लिए असल ख़तरा उनकी परफॉर्मेंस है और उनकी तो अभी तक स्ट्रेटजी ये रही है कि ऐसी फ़िज़ा बना के रखे कि अपोजिशन और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के करीब ही ना आने पाए। लेकिन मेरे ख़्याल में किसी हद तक अब उस गेम को समझा भी जा रहा है। और दूसरा, अगर इमरान खान इसी तरह सिर्फ तर्जुमानों पे और अपोजिशन को लताड़ने पे फोकस रखेंगे और इकनॉमिक हालत ये होगी, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात इसी तरह बिगड़ते रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि ये जो अभी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने रिवर्स गियर लगाया है तो ये अपोजिशन के लिए नतीजा खेज़ भी साबित हो सकता है और ये हुकूमत के लिए थ्रेट बन सकता है। बहुत शुक्रिया दोनों तज्ज़ियाकारों की, आपने राय सुनी। दोनों की राय है कि यहाँ से कारकर्दगी अगर हुकूमत की बेहतर होती है तो फिर उस पर से ख़तरा टलेगा। हुकूमत को एक के बाद एक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। गैस का क्राइसिस अब संगीन होता जा रहा है, जैसा कि हमने कहा था कि जनवरी में ये मज़ीद संगीन होगा। हुकूमत LNG ऑर्डर नहीं कर पाई है, देर करने की वजह से सप्लायर नहीं आए। इस वक्त इंडस्ट्री का क्या हाल है, आवाम का क्या हाल है और क्या सूरत हाल है, आपके सामने रखेंगे। बलूचिस्तान के इलाके मच में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मुसल्लह अफराद ने कोयले की कान में काम करने वाले 11 कानकनों को निशाना बनाया और उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन 11 कानकनों का ताल्लुक हज़ारा बरादरी से है। इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है जिसमें इस्तेदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल हैं, मगर मुतासरा ख़ानदानों का मुतालबा है कि मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए वरना सूबाई हुकूमत मुस्ताफ़ी हो। मुतासरा ख़ानदान और हज़ारा बरादरी के लोग हज़ारा टाउन के करीब मगरबी बाईपास पर मैयतें रखकर धरना दिए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा ने हज़ारा बरादरी से मुज़ाकरात की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि एहतजाज करने वाले हज़ारा बरादरी ने सूबाई वज़रा को यह कहकर वापस कर दिया कि आपने आने में देर कर दी, अब जो बात होगी वफाकी हुकूमत से होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त बलूचिस्तान में हैं। उन्हें वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए ट्वीट किया था कि बलूचिस्तान के इलाके मच में कोयले के 11 मासूम कानकनों का काबिल मज़म्मत कत्ल इंसानियत सोज बुज़दिलाना दहशतगर्दी का एक और वाक़या है। FC को हुक्म दिया गया है कि तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए कातिल गिरफ्तार और इंसाफ के कटहरे में खड़े किए जाए।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेगी। मच में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया है और इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मासूमा याकूब अली ने BBC को बताया कि अगर किसी को करबला का मंजर देखना है तो वो मेरे ख़ानदान को देख ले। हमारे ख़ानदान में जनाजा उठाने वाला कोई मर्द नहीं बचा, जिसके बाद हम 6 बहनों ने फैसला किया है कि हम अपने भाई और रिश्तेदारों के जनाजे खुद उठाएंगे। हज़ारा बरादरी को निशाना बनाने का यह पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी उन्हें निशाना बनाया जाता रहा है। हालिया वाक़े पर इस वक्त भी हज़ारा बरादरी का एहतजाज जारी है। वहाँ क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कोयटा सलमान अशरफ से। सलमान, बहुत शुक्रिया। सलमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप उस जगह पर मौजूद हैं? जी, इस वक्त सख्त सर्दी के मौसम में भी हज़ारा बरादरी के बहुत लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त वो एहतजाजी धरना दिए हुए हैं, मैयतें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं और शेख रशीद अहमद का इंतज़ार हो रहा है कि वो यहाँ पे पहुँचें और जो उन्होंने डिमांड रखी थी यहाँ पे शोधा कमेटी ने, उस हवाले से उनसे बातचीत की जाए। अब तक सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वो नहीं पहुँचे, काफ़ी देर से उनका इंतज़ार किया जा रहा है। सर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बच्चियाँ, ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस तमाम सूरत हाल पर नोहा कुनाया। उनका कहना है कि उनके गम में शरीक होने के लिए शेख रशीद इतनी दूर से कोयटा पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ आने में क्यों देर कर रहे हैं। उनके मसाइल सुने, क्योंकि सूबाई हुकूमत लेट हो चुकी, उनकी बात, उनका मदावा नहीं कर सकी, इसलिए वफाकी हुकूमत उनके 3 मुतालबात फौरी तौर पर देखे कि इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए इन कालदम तंजीमों के ख़िलाफ़, ताकि दोबारा इस किस्म का कोई वाक़या पेश ना आए। उनका मुतालबा था कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत अपना आइनी जो उन पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है वो उसे पूरा करें। जी, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब पहुँचते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले का हल निकले, इनके मुतालबात माने जाएँ, अमल किया जाए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वही हो रहा है जिसका खदशा बार बार जाहिर किया गया। जनवरी के आगाज़ के साथ ही मुल्क में गैस का बहरान मज़ीद संगीन हो गया है और ये बहरान वक्त गुजरने के साथ साथ शुरू के 20 दिनों में मज़ीद संगीन होगा, क्योंकि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी वजारत पेट्रोलियम ने देर से जनवरी के लिए LNG के टेंडर किए, जिसकी वजह से जनवरी के शुरू के 20 दिनों के लिए LNG के सप्लायर्स ही नहीं आए और फिर जब हंगामी टेंडर किए तो बहुत महंगे रेट आए जो हुकूमत ने नहीं लिए। अब सर्दियाँ हैं, गैस की डिमांड ज़्यादा है, टर्मिनल खाली पड़ा है मगर LNG नहीं है और घरों में गैस नहीं है। इंडस्ट्री भी परेशान है। फरवरी में इब्तिदाई 2 हफ्तों के लिए गैस के टेंडर नहीं किए, 15 से 16 फरवरी और 23 से 24 फरवरी के लिए टेंडर किए। खुद हुकूमत ही बता सकती है कि शुरू के 15 दिनों के लिए इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ इंडस्ट्री भी शिकायत कर रही है कि गैस की फराहमी मुतासिर है। इस हवाले से द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक गैस का बहरान संगीन होते ही हुकूमत ने पावर सेक्टर को गैस की फराहमी कम कर दी है, जबकि हुकूमत पहले ही CNG सेक्टर, फर्टिलाइजर, स्टील इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी रोक चुकी है। खबर के मुताबिक जनवरी के इब्तिदाई 20 दिनों के लिए हुकूमत LNG का इंतजाम करने में नाकाम हुई, जिसकी वजह से सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। कराची में इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं, जबकि कराची में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 5 से 9 घंटे की गैस की लोड शेडिंग या गैस प्रेशर में कमी का सामना है। खबर के मुताबिक घरों में गैस ना होने की वजह से शहरी बाहर से खाना खाने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान और सिंध के बड़े शहरों कराची, हैदराबाद और कोयटा में गैस का प्रेशर बहुत कम है। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में या तो गैस की फराहमी मुअत्तल है या फिर गैस का प्रेशर कम है। पेशावर में भी गैस की फराहमी की सूरत हाल ख़राब है। खबर के मुताबिक सुई नॉर्थ के हुक्काम का कहना है कि पावर सेक्टर को जनवरी के इब्तिदाई 10 दिनों के लिए गैस की फराहमी 155 MMCFD कर दी है। अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो गैस की फराहमी बढ़ा दी जाएगी और अगर सर्दी मजीद बढ़ी और सूरत हाल ख़राब हुई तो अगले 10 दिन पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मजीद कम कर दी जाएगी। जबकि सुई साउथ ने दावा किया है कि गैस लोड शेडिंग वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक हो रही है। अगर मौसम की सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो एक्सपोर्ट सेक्टर को भी हफ्ते में 1 दिन गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। यानी एक तो गैस की कमी से अवाम बदहाल और इंडस्ट्री का नुकसान, दूसरा बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से पैदा करने से अरबों का नुकसान अलग होगा। गैस ना होने से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमने लाहौर में सार्फिन से गैस की फराहमी का पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत मुश्किल गुजारा जी, सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, खुदा की कसम झूठ नहीं बोले, सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ और यहाँ से जो होटल से चाय पी लेती है पी है और उससे हम गुजारा कर रहे हैं और कार पे खाना कोई नहीं पका हुआ, जाके देख सकते हैं कि खाना कोई नहीं है और लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। अभी फ़ोन आ जाएगा घर से कि जी वहाँ से रोटी ले आए, सालन ले आए, गैस नहीं आ रही हो, ये पका के हमने खाना है। आज मुझे तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, मैं घर से जा रहा हूँ, घर
जाता हूँ, घर वाले मेरे बच्चे भी भूखे बैठे होते हैं, खुद भी मेरी मिसेज भूखी, घर वाले सब बैठे होते हैं। उन्हें पूछता हूँ क्या वजह, गैस नहीं आ रही, खाना नहीं बना, बाज़ार से लें। बाज़ार जाते हैं तो कच्ची रोटी लेके आते हैं, कच्चा खाना, हर चीज़ के लिहाज से। और कल बिल आया मेरे घर का और ख़ुद का, जब मैंने गैस का बिल देखा तो मेरे तब रोशन हो गए। मैं कहा यार सिलेंडर भी भरा हुआ, हर चीज़ के लिहाज से बाज़ार से खाना खा रहा हूँ, तो बिल मैंने देखा तो 3500 रुपया। क्या गैस ना आने के बावजूद मुझे समझ नहीं लगी कि यह किस चीज़ का हम हमसे बदला ले रहे हैं। गैस हमारे इलाके में तकरीबन 2 माह से नहीं आ रही। सुबह नाश्ते के बगैर आते हैं शॉप पर, रात को सोने फिर खाने के बगैर सोना पड़ता, गैस नहीं होती, बड़ी परेशानी है। हमारी तो वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि खुदा के लिए गैस का कुछ बंदोबस्त करें। तो दिल्ली सरकार से हम तंग आ चुके हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ये सोचना चाहिए वज़ीर आज़म को। बच्चे बेशक स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन उठ कर सुबह नाश्ता तो मांगेंगे ना। तो जब एक दूसरी गैस वो सिलेंडर जो है वो कितना हम भरवाएं, एक आम बंदा वो क्या करेंगे, मुझे बताएं कितना सिलेंडर भराएं हम। गैस के बिल जो हैं वो पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, मगर गैस आ नहीं रही। और बाज़ार से अगर हम खाने पीने के लिए कोई चीज़ें लेते हैं तो वो हमें अफोर्ड नहीं होती, क्योंकि आजकल हालात वैसे ख़राब हैं और बाज़ार वालों ने चीज़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा महंगी कर दी हुई। मैनेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिलेंडर लेना पड़ता है और आप देखें ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज़ कर दिया है। विदाउट नाश्ता जाना पड़ता है हमें, और इसके अलावा सम टाइम अगर यूनिवर्सिटी से वापस आए तो भी गैस नहीं होती, मतलब बाहर से ही। लेकिन आप ये सोचें कि कब तक बाहर से हम लोग खाएँ, तो ये मतलब सबसे बड़ा बेसिक इशू है। कराची के शहरियों की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, देखिए। पहले तो बिजली का मसला था कि कभी आती थी कभी नहीं आती थी, लेकिन अभी गैस का मसला हो गया है। गैस 2-3 घंटे जो है चली जाती है, फिर बाहर जो है वो लेने जाओ खाना, वहाँ पे रश इतना होता है। मुसीबत कर दी है पाकिस्तान हुकूमत ने। ये गैस का बिल आ रहा है और गैस नहीं आ रही है बराबर। हमारे इलाके में जाके देखो, वहाँ तो चूल्हा भी नहीं चल रहा है। एक तीली लगाते हैं, वो तीली भी नहीं लग रही है, और गैस के बिल लंबे लंबे आ रहे हैं। लकड़ी जलाते हैं, और क्या जलाएंगे हम, क्या घर जला दें अपना? ना इधर चूल्हे में गैस आ रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, घूम रहे हैं ऐसे ही। और यहाँ आए तो ये मार्केट में भी कह रहे हैं कि जनाब यहाँ भी गैस का मामला, इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी। तो ये सिलसिला मेहरबानी करें इमरान खान साहब, कराची वाले नौजवानों ने आपको वोट दिया है। पेशावर के आवाम को भी गैस नहीं मिल रही है, वहाँ भी शहरी बहुत परेशान। जैसी सर्दी की ज़्यादा होती है तो गैस का प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम में, ख़ासकर रात को तो बिल्कुल ही नहीं होती। 9 बजे के बाद तो बिल्कुल ही लोड शेडिंग हो जाती है, सुबह तक फिर होती नहीं है। सुबह 6 बजे के मेरे ख्याल में आ जाती है, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। बिल्कुल गैस नहीं है, गैस के बिल बहुत बड़ा है, ज़्यादा आ रहा है ना, और गैस बिल्कुल नहीं है। सर्दी के मौसम में गैस बिल्कुल गायब हुई। मैं भी सिलेंडर इस्तेमाल कर, सिलेंडर भी अभी भी महंगा हो गया। तकरीबन एक बड़े सिलेंडर 200-300 रुपये महंगा हो गया। फी किलो में मेरे ख्याल है 30 रुपये का महंगा हो गया। गैस भी ज़्यादा है और कारोबार बिल्कुल ख़राब है। मैं कारोबार ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। गैस जो है वो बिल्कुल ना आने के काबिल है, कभी आती है कभी नहीं आती। जब से सर्दी तेज़ हुई है अब बिल्कुल गैस नहीं आ रही। काफ़ी महीनों से जो है गैस बिल्कुल नहीं होती, और ज़्यादातर हम सिलेंडर यूज़ करते हैं क्योंकि गैस प्रेशर बिल्कुल होता नहीं है, और इस वजह से बस सिलेंडर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। प्रेशर भी है नहीं है बिल्कुल, और गैस भी महंगे है, और क्या करेंगे, सिलेंडर भी नहीं है, क्या से लेकर आएंगे। गैस बहुत महंगा हो गया जी। कोयटा में भी सर्दियों में भी बहुत इजाफा हो गया है और गैस भी गायब हो गई। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, नवाकिली में रहते, वहाँ पे बिल्कुल गैस का प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं। आवाम बहुत परेशान है। गैस नहीं है आपके इलाके में, तो कैसे गुजारा कर रहे हो? तो बिल्कुल ये सारे लोग जो है ये लकड़ी जलाने पे मजबूर होते हैं, वो भी नहीं मिल रहे। प्रेशर है बहुत कम है। कई दफ़ा हम लोगों ने एहतजाज भी किए हैं, रोड भी ब्लॉक किए हैं। वादा किया था कि इसका प्रेशर ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोग जो है आजकल गुजारा कैसे कर रहे हो? गुजारा जो है आजकल जो है लकड़ियों पे है। मैं सरिया मिल में रहता हूँ, वहाँ पे गैस प्रेशर की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले ये है कि वहाँ पे गैस तो आती ही नहीं है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक तो वहाँ पे लोड शेडिंग होती है गैस की। तो उसके बाद जब गैस का प्रेशर ही कम है तो हम लोग इसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? मैं तो स्पिनी रोड में रहता हूँ, उधर तो गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। सुबह से लेकर शाम तक गैस मिलती नहीं है आपको, हर वक्त जो है मतलब है कि गैस शार्ट रहती है। ये अवाम का हाल है जिनके हवाले से नदीम बाबर साहब ने वादा किया था कि अवाम को मुश्किलात नहीं आएंगी। सूबे में, हर सूबे में इस वक्त ये मुश्किलात हैं। बिजनेसमैन भी इस वक्त परेशान है, इंडस्ट्री का बुरा हाल है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात भी की है। हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपसे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सदर पाकिस्तान की बात भी हुई है, आप लोगों से वादा भी किया गया था कि आप कीमत वो दे दें। आपने महंगी कीमत LNG की दी और कहा गया कि अब गैस की सप्लाई नहीं आपको मुतासिर की जाएगी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारी समझ में ही नहीं आता
ये जब हमसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हमसे 5 मिनिस्टर्स ने बैठकर, हफीज शेख वाज देयर, उसने कहा जी ये देख लें, मेक श्योर करें जब ये इनको गैस मिलेगी ना, उसने बार बार ये बात हफीज शेख साहब ने की और उन्होंने बोर्ड के ऊपर भी ये सारी चीजें लिखी और सब उन्होंने कैलकुलेशंस की, फिर हमने उसको रेट बढ़ा के दिए। अब वो 200 MMCF हमारा हक है, जो RLNG पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, कराची के लिए 200 MMCF का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उसको अग्री किया हमको देने के लिए, अब उसको उन्होंने कर दिया 40 MMCF। वो कह रहे जी विंटर सीवियर हो गया है, क्वेटा में बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, पंजाब में ये हो गया है, तो हम जो है ना इसको डाइवर्ट हम SNGPL को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जो गैस है वो वैसे कम हो गई डिप्लीशन ऑफ फील्ड्स की वजह से। इसके बाद अगर आप ये इसको 200 MMCF को अगर 40 कर देंगे और 160 का अगर आप उसके अंदर गैप डाल देंगे तो इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती। और इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही, यानी जो जनरल इंडस्ट्री है आप समझ ले, आप बतदरीज ये बंद करते जा रहे हैं, बाहर से उसको वाल्व बंद कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। वैसे तो आपकी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से बात हुई, उन्होंने सारी सूरत हाल पे क्या कहा आपसे? मैंने सदर साहब से ये कहा इस वक्त हमारे हालात अच्छे हैं, आप हमें काम करने दें, हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स काफी हैं और ये अगर इस तरह से बंद ना और खोलना होगा, आप ये सोच लें, मैंने उससे कहा कि 54% एक्सपोर्ट जो है वो कराची से होता है, अगर आप इस सिटी को सपोर्ट करेंगे तो ही काम आगे बढ़ेगा। ये 160-150 MMCF कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए आप 474 कारखानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। उन्होंने कहा जी आपने लिस्ट भेजी है, हम उसको चेक करवा रहे हैं कि उनके KE के कनेक्शन तो नहीं है। मैंने कहा अगर KE का कनेक्शन है भी तो वो अगर किसी के पास 100 किलोवाट का इमरजेंसी स्टैंड बाय कनेक्शन है, बाकी वो 2 मेगावाट अगर गैस से बनाता है तो उसके पास कनेक्शन नहीं है ना। ये भी उनकी बात, उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं PM साहब से भी बात करता हूँ और मैं आगे उसकी बात करता हूँ। लेकिन शाहजेब प्रॉब्लम ये है कि 15 दिन नहीं होते, 1 महीना नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो खड़ा हो जाता है, कभी KE के हवाले से, कभी गैस के हवाले से, कभी पानी के हवाले से, कभी कोई और हवाले से। यानी एक जो है ना एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना कारोबार करने में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलाने में, वो उसके लिए हमें बड़ी तकालीफ का हम शिकार हैं। हम ये समझते हैं कि इन तमाम बातों की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी लेवल्स हैं वो कम से कम 15 से 20% हर्ट होती हैं। इसका मतलब आप इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें कि मेरी कॉस्ट जो है वो मेरे कॉम्पिटिटर्स से वैसे ही, अगर दोनों के दाम बराबर कर दिए जाए, ये एक अलग बात है कि गैस के दाम बांग्लादेश में आधे हैं, अगर ये बराबर भी हों तो मेरी 15-20% कॉस्ट जो है ना, इन्हीं चीजों की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमको खड़े करके ये ऐसा होता है। आप एक्सपेंशन की बात करते हैं, आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ जो मौजूदा सनतें हैं उनका ये हाल है, आप मुझे बताएं हम क्या करें। वैसे मगर आपको एहसास है कि शुरू के 15 से 20 दिनों में, जनवरी के में, आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, क्योंकि LNG वही आएगी जो कि लॉन्ग टर्म, जो तवील मुद्दती सौदे हैं उनके तहत आएगी, क्योंकि शुरू के 20 दिनों में जो स्पॉट कार्गो हैं देर करने की वजह से सप्लायर नहीं आए, फिर महंगे आए तो हुकूमत ने लिए नहीं हैं। हुकूमत ने आपसे वादा किया था कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन जब सिंध में बिछ जाएगी तो 1400 MMCFD तक हम अपने टर्मिनल को चला लेंगे, मगर टर्मिनल जनवरी में 1200 MMCFD पर भी नहीं चलेगा। शुरू के 20 दिन में आपको एहसास है कि आपको गैस नहीं मिलेगी, कोई भी वादा हो तो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शायद साहब, ये जो लॉन्ग टर्म के जो 8 कार्गो है वो तो आएंगे जनवरी में, लेकिन इसके बाद जो है ना आपको जाहिर उसको उन्होंने स्प्रेड आउट करना है और वो 1200 ड्रॉ नहीं करेंगे। जो मेरी अकल कहती है वो ये कि वो ड्रॉ नहीं करेंगे। जब वो ड्रॉ नहीं करेंगे तो उसको 1150-1125 के हिसाब से जब वो जाएगा तो आखिरी 3 दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा और अभी के शुरू के दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा, जिस तरह से आपके लॉन्ग टर्म वाले कार्गो आएंगे। अगर ये स्पॉट के ऊपर स्पॉट बाइंग कर लेते, उसके साथ करते, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो प्रॉब्लम जो अभी आया है वो ना आता और हम ये 17 किलोमीटर वाली लाइन जो है इसकी इफादियत कराची को मिल जाती, क्योंकि अब उन्होंने जब ये 1200 रह गया और 1350 नहीं हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही नदीम बाबर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की और वो जब उसकी बाइंग के अंदर वो पहुंच नहीं सके या उसको प्राइसेस बहुत ऊपर मिली तो वो उन्होंने खरीदा नहीं और इसी वजह से कराची जो है ना वो सफर कर रहा है। अगर ये स्पॉट बाइंग कर लेते और अगर ये एक्स्ट्रा कार्गो आ जाते तो ये जो 17 किलोमीटर की लाइन जो है उसकी जो है ना इफेक्टिवनेस हमारे लिए पैदा हो जाती और हम ये जो है ना ये 150 MMCF जो हमारी आज शॉर्टफॉल है वो हमको मिल जाता। हम तो ये अपील आपके थ्रू से मैं ये करना चाहता हूँ, ये बातें तो सब टेक्निकल हैं, सब ठीक है कि उन्होंने नहीं खरीदा या नहीं खरीदा। अब जब नहीं खरीदा तो फिर तो आप अगर कार्गो नहीं आया है, आपने कुछ नहीं किया तो सिर्फ कराची क्यों सफर कर रहा है?
देखिए सबको इक्वल जो है ना आपको उसके अंदर वो बांटना चाहिए। अगर आपका 150 MMCF कम है तो फिर लाहौर, तो फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन सबको अगर एक साथ अगर आप उसके अंदर बांटे तो शायद हमारे हिस्से में वो शॉर्टफॉल जो है वो 30-35 से ज्यादा ना आए। तो हम उसको जो है ना सहार भी लें, और आपने फौजी भी बंद कर दिया है, केई को भी आपने कम कर दिया है। मेरा ख्याल था कि अगर ये कर लेते तो जो है ना हमको जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होता और कराची जो है ना वो स्मूथ चल जाता। लेकिन ये अब सिर्फ कराची के ऊपर 150 MMCF की जो शॉर्टफॉल है वो डाल दी गई है, इस वजह से हम ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो इस सूरत हाल के बावजूद भी सदर पाकिस्तान ने शुरू के 15-20 दिन के लिए आपको यकीन दहानी कराई है कोई जनवरी के? सदर साहब को मैंने सारी चीजों की पूरा उनको अप्राइज किया कि ये पोजीशन है और हमारी इतनी मिलें बंद हो जाएंगी। उन्होंने यही कहा कि आप ताउन करें, उनसे कहें कि जितना लोड कर्टेल कर सकते हैं, जितना डीजल पे जा सकते हैं, फर्नेस पे जा सकते हैं, वो जाएं, ताकि जो है ना ये हम पीरियड निकाल दें। उनको नदीम बाबर साहब ने बिल्कुल ये कहा हुआ है कि 15 तारीख तक इंशाल्लाह ताला सब चीजें ठीक हो जाएंगी और सारी इंडस्ट्री को हम चला देंगे वापस। अब ये सदर साहब ने मुझे यही कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को पूरी बात से गोशगुजार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जो उसमें बेहतरी आ सकेगी वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंडस्ट्री का हाल भी बुरा है। खुद इंडस्ट्री को कहा जा रहा है जब सस्ती गैस खरीदने का मौका ज़ाया करके कि आप डीजल पर चला लें, फर्नेस ऑयल पर चला लें, यानी महंगी बिजली पैदा करें, महंगा इस वक्त मामला होगा। इंडस्ट्री परेशान है, घरेलू सार्फिन को भी गैस की फराहमी मुतासिर है। हालांकि 25 नवंबर को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने दावा किया था कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी मुतासिर नहीं होगी। हम टर्मिनल्स को, LNG टर्मिनल्स को पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं, दिसंबर में भी पूरी पे चलाएंगे। प्रेशर के इश्यूज तो आएंगे जो हमेशा आते हैं सर्दियों में, लेकिन कोई मेजर अक्रॉस द बोर्ड शॉर्टेज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नहीं हो पाए। और दोनों ही काम नहीं हुए। दिसंबर में भी टर्मिनल पूरी कैपेसिटी पर नहीं चले, एक कार्गो को आगे किया। जनवरी के 20 दिनों के लिए तो टेंडर ही नहीं किए जा सके, सप्लायर ही नहीं आए। और दूसरा जो दावा था कि सिर्फ प्रेशर के मसाइल होंगे, गैस गायब है। इस वक्त कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कोयटा हो, गैस इस वक्त आवाम के लिए गायब है। इंडस्ट्री भी एतराज़ कर रही है। हालांकि अक्टूबर में नदीम बाबर साहब ने दावा किया था कि फरवरी तक की गैस का इंतजाम किया हुआ है। नवंबर के महीने में हम एक एडिशनल कार्गो ला के नवंबर में भी फुल चलाएंगे और दिसंबर और जनवरी तो वैसे ही फुल चलना था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने अरेंजमेंट नहीं की हुई। आप ये समझ लें कि आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे। वज़ीर आज़म नदीम बाबर से पूछें कि वो गैस कहाँ है, टर्मिनल क्यों फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में फर्नेस ऑयल की सेल्स में दिसंबर 2019 के मुकाबले में 108% का इजाफा हुआ है। रवां साल के 6 माह में 38% का इजाफा हुआ है। आरिफ अभी लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक LNG से बिजली 6.5 रुपये फ़ी यूनिट की पड़ रही है, जबकि फर्नेस ऑयल से तकरीबन दुगनी यानी 11 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट की पड़ रही है। यानी गैस की कमी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान अलग, देर से टेंडर करके महंगी LNG खरीदने पर अरबों रुपए का नुकसान अलग, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने से अरबों रुपए का नुकसान अलग, और फिर सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से हुकूमत के लिए मसाइल अलग पैदा होंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी खवातीन के लिए पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है और इस बिल को मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट का नाम दिया गया है। मलाला यूसुफजई एक्ट को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मार्च 2020 में पास किया, जिसके बाद नए साल के आगाज में यानी 1 जनवरी को अमेरिकी सेनेट ने भी इसकी मंजूरी दी। बिल पास हो गया है और इसे कानून में बदलने के लिए व्हाइट हाउस भिजवा दिया गया है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर दस्तखत करेंगे। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स के लिए यूएस एड को 2020 से 2022 तक स्कॉलरशिप्स का 50% पाकिस्तानी खवातीन के लिए मुख्तस करना है। इस बिल के मुताबिक यूएस एड को कांग्रेस को यह बताना होगा कि उसने कितनी स्कॉलरशिप्स किन किन प्रोग्राम्स में किन किन लोगों को दी, और यह भी वाज़ेह करना होगा कि कितनी स्कॉलरशिप्स मर्दों को दी गई और कितनी खवातीन को। अहम बात यह है कि 2010 से लेकर अब तक यूएसएड ने तकरीबन 6000 पाकिस्तानी खवातीन को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी, और अब मलाला स्कॉलरशिप एक्ट के तहत इन स्कॉलरशिप्स में मजीद इजाफा होगा। मलाला यूसुफजई के तालीम के लिए किरदार को पहले ही दुनिया तस्लीम कर चुकी है, सराह चुकी है, और अब मलाला ही के नाम पर मजीद पाकिस्तानी खवातीन को भी आला तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।